मान लो लेट्स सपोज दिस इज अ सोर्स, ये क्या है, सोर्स है, दिस इज अ सोर्स, और सोर्स ने एक फ्रेम्स को एक फ्रेम सेंड करना है। फ्रेम सेंड करने का मतलब क्या है, इनको ये बिट्स में कन्वर्ट करेगा, मतलब कन्वर्ट किया जाएगा। और तब इसको इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल लेयर क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल इनको भेजेगा। इन 0 0 1 1 1 1 जो भी इस फ्रेम को का कन्वर्जन में जितने भी बिट्स बने हैं, उन सारे बिट्स को एक एक करके ये सिग्नल के फॉर्म में भेजेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब सिग्नल के फॉर्म में भेजेगा तो देखो, ये तो डेटा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंफॉर्मेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। सीआरसी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। लेंथ है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सोर्स एड्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। डेस्टिनेशन एड्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एसएफडी, और ये रही बात प्रीएम्बल की। एसएफडी क्या बताता है? एसएफडी ये बताता है कि अब रियल फ्रेम कहां से कहां तक है, समझ लो यहां से यहां तक है। अगर मान लो यहां से यहां तक का डेटा शुरू से अंत तक थोड़ा भी लॉस हो गया, तो समझ लो इनमें से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चली गई। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हेलो? यस यस यस। तो इनमें से कोई ना कोई अगर बिट का नुकसान हो जाएगा, या इन बिट्स को जब सिग्नल के फॉर्म में हम भेजेंगे, तो अगर इनमें से किसी भी चीज का नुकसान होगा, तो समझ लो डेटा करप्ट हो गया, डेटा नहीं पहुंचा प्रॉपर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से यहां तक जितनी भी चीजें हैं, ये सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब मान लो सोर्स ने भेज दिया और डेस्टिनेशन उस समय एक्टिव नहीं था, जिस स्पीड से डेटा आ रहा था, उस स्पीड से डेटा को रिसीव करने के लिए जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन वाज नॉट एक्टिव। तो कुछ ना कुछ बिट्स या कुछ ना कुछ सिग्नल्स बर्बाद हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? कुछ ना कुछ सिग्नल्स बर्बाद हो जाएंगे, और अगर बर्बाद होंगे तो समझ लो पूरा डेटा गया काम से। तो इसीलिए डेटा के शुरू में कुछ ऐसे बिट्स अटैच करके भेजे जाते हैं कि जो ड्रॉप भी हो जाए, जो गिर भी जाए डेस्टिनेशन के संभलते संभलते, कि अरे डेटा आ गया, हाँ ठीक है आ गया भाई, समझ जाओ। अब डेटा, इनमें से कुछ डेटा मान लो शुरू का गिर भी जाता है, लॉस भी हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेटा तो रियल डेटा तो यहां से यहां तक है। तो डेस्टिनेशन को एक्टिव करने के लिए उसको स्पीड, किस स्पीड में डेटा आ रहा है, ये सारी चीजों से सिंक्रोनाइज हो जाए, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन को सब कुछ पता चल जाए, रियल डेटा आते आते इतना सा डेटा गिर भी जाए, ड्रॉप भी हो जाए, तो कोई फर्क ना पड़े डेस्टिनेशन को, क्योंकि रियल डेटा तो उसके बाद आएगा, इनके बाद ही आएगा। तो इसीलिए प्रीएम्बल अटैच किया जाता है, ताकि रियल डेटा आने से पहले अगर कुछ डेटा ड्रॉप भी हो जाए, जो कि होना लाजमी है, पॉसिबल है, क्योंकि डेस्टिनेशन अगर रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए, या एक्टिव नहीं है उतना, और अचानक सोर्स ने डेस्टिनेशन को भेज दिया डेटा, तो कुछ ना कुछ डेटा एक्टिव होते होते ड्रॉप हो ही जाएगा। तो इसीलिए उसके साथ साथ प्रीएम्बल शुरू में कुछ अनवांटेड डेटा भेजा जाता है, मतलब यूजलेस डेटा भेजा जाता है, ताकि ये यूजलेस डेटा ड्रॉप भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि ओरिजिनल डेटा जब तक आएगा तब तक नॉर्मल डेटा, यूजलेस डेटा के ड्रॉप होते होते डेस्टिनेशन एक्टिव हो जाएगा, और जो नॉर्मल यूजफुल डेटा है वो रिसीव कर लेगा। अब आई बात समझ में? यस सर। तो ये चीज है प्रियम्बल। उस दिन हम लोगों ने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इट इज अ 7 byte field that contains a pattern of alternating zeros and ones. It alters the stations
that a frame is going to start. It alters, नहीं गलत पढ़ दिया, it alerts the station that a frame is going to start. प्रियम्बल देख के डेस्टिनेशन को ये समझ में आ जाता है कि अरे यार अब फ्रेम शुरू होने वाला है, तो इसलिए एक्टिव हो जाओ डेटा को रिसीव करने के लिए. It also enables the sender. It also enables the sender and receiver to establish bit synchronization. मतलब bit synchronization का मतलब bits वाइज जो आ रही है वो डेटा, उसके स्पीड से, उसके पैटर्न से, उसके हर चीज से तुम को अपडेट कर लो, प्रॉपर वे में समझ लो. तो कुछ गिर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, डेस्टिनेशन तब तक एक्टिव हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा, अप टू डेट हो जाएगा. स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर, ये क्या चीज होता है ये भी समझा दिया था आप लोगों को कि भाई प्रियम्बल का ही ये एक हिस्सा है 1 बाइट का. इस पैटर्न में जब डेटा आएगा और लास्ट में जब 1-1 रहेगा तो समझ जाएगा डेस्टिनेशन कि अब रियल फ्रेम शुरू होगा. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? भाई सोर्स ने जब भेजा, सोर्स भेजेगा, क्या भेज रहा है? एक पूरे का पूरा फ्रेम भेज रहा है. तो फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट करके और उसके बाद उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके भेज रहा है. मैंने बोला कि शुरू में ये जब जा रहा होगा तो जब रिसीवर रिसीव करेगा, जब डेस्टिनेशन इसको रिसीव करेगा तो कुछ सबसे शुरू में क्या आएंगे? 7 बाइट. एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 32. 32 इंटू 7 बाइट्स. फालतू में 010101 आएंगे. 32 इंटू 7 नंबर ऑफ बिट्स केवल प्रीएम्बल होंगी. और प्रीएम्बल का काम क्या है? अलर्ट करना डेस्टिनेशन को कि भाई हाँ फ्रेम आ रहा है, अब तुम रेडी हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, स्पीड वगैरह चेक कर लो किस स्पीड से आ रहा है, इनको देखकर समझ जाओ. और ये प्रीएम्बल किसी काम का नहीं होता है, बस डेस्टिनेशन को अलर्ट करने के लिए होता है. तो प्रीएम्बल के बाद ये कितने बिट्स होंगे? 32 इंटू 7 बिट्स होंगे, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स. 8. गलती हो गई मुझसे, 8. ठीक है, तो इतने बिट्स यूजलेस होते हैं. उनका एक ही मकसद होता है कि डेस्टिनेशन को अलर्ट करो कि रियल फ्रेम आने वाला है. और जो 7 बाइट के बाद जो एक बाइट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? SFD, स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर. वो क्या चीज होता है? व्हाट इज दैट? क्या होता है? 101011 एक बाइट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. ये वाले जब प्रीएम्बल सारे खत्म हो जाएंगे, जब प्रीएम्बल्स 8 इंटू 7 ये सारे जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद एक SFD भी आएगा. और SFD का भी अपना पैटर्न होता है और उसके लास्ट में 2 बिट्स ऑन होते हैं, इनका अपना पैटर्न होता है. इसी पैटर्न में ये हमेशा सेट होते हैं और लास्ट वाला 2 बिट जो होता है वो ऑन होता है. इसको देखकर समझ में आ जाता है कि उसके बाद वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रेम का पार्ट है. समझ रहे हो? जिसमें
डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, जो जो चीजें समझाई थी, डेटा, जितनी चीजें थी, ट्रेलर, ये सारी चीजें, हेडर लेंथ, ये सारे, सॉरी लेंथ, ये जितनी भी चीजें समझाई थी, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन 2 बिट्स के बाद आ रहा है। इसके बाद रियल फ्रेम इज गोइंग टू स्टार्ट। तो एसएफडी भी समझा दिया था, आज चलो हमने फिर से डिस्कस कर दिया। उसके बाद क्या बचा है? डेस्टिनेशन एड्रेस, आपको मालूम है डेस्टिनेशन, ये उस दिन डिस्कस कर लिया था, 6 बाइट का होता है, ये सब आपको रट जाना है। सोर्स एड्रेस, ये भी 6 बाइट का होता है। लेंथ, उस दिन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द डेटा फील्ड, तो ये सब चीज अब आप लोग खुद से रट जाओगे, मेरे ख्याल से पहले भी उससे पहले भी किया था। ये सब अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डेटा है, उस दिन मैंने फिगर भी बना के समझाया था कि रियल डेटा में क्या क्या होगा। अगर फ्रेम के अंदर जो डेटा वाला फील्ड है, उसके अंदर क्या होगा, अपर लेयर के प्लस डेटा के सारे इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन लेयर ने कौन सा डेटा दिया है और उनमें क्या क्या चीजें जुड़ी, ऐड हुई, नेटवर्क लेयर तक आते आते वो सारी इंफॉर्मेशन डेटा के रूप में रहेगा डेटा लिंक लेयर पे, राइट। इनकी साइज वगैरह कितनी होती है, ये सब बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी मेरा CSMACD मैंने समझा दिया था लास्ट क्लास में अच्छी तरह से। फ्रेम चेक सीक्वेंस, ये भी समझा दिया था कि भाई एरर को डिटेक्ट करने के लिए पूरा डेटा आया है या नहीं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि सेंडर क्या करता है, पूरे डेटा को डिटेक्ट करके, सॉरी कैलकुलेट करके, किसी मेथड से, किसी एल्गोरिदम से उसको डिटेक्ट किया जाता है, और डिटेक्ट करने के बाद, सॉरी कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू जो जनरेट होती है उसको CRC बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? CRC बोलते हैं। मान लो एक डेटा है, एक डेटा है, हाउ आर यू, ये डेटा है। इस डेटा में TCP अटैच हुआ, लेट सपोज TCP अटैच हुआ, TCP के बाद IP अटैच हुआ। IP मतलब सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, जो जो चीजें हमने पढ़ ली हैं वो सारी चीजें अटैच हुई। हेडर अटैच हो रहे हैं, TCP का हेडर, TCP के हेडर में क्या क्या है ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। IP के हेडर में क्या क्या है ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद फ्रेम में जो भी हमने फ्रेम फॉर्मेट पढ़ा, अभी जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें होंगी। और उसके बाद इन सारे चीजों को मिलाकर एक एल्गोरिदम से पास करवाया जाएगा। एक एल्गोरिदम से पास होके एक वैल्यू जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? CRC बोलेंगे, CRC। ठीक है, हैमिंग कोड। एल्गोरिदम के थ्रू ये पास करेगा, और पास करने के बाद कुछ भी कैलकुलेशन होगी कि ये डेटा कितना है, उसको CRC बोलेंगे। उसी CRC को एज अ ट्रेलर इस डेटा के ऊपर लगा दिया जाता है। इस CRC वैल्यू को, कुछ भी हो, यहाँ पे मान लो स्टार हैश हो, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन स्टार और हैश आया, तो इसी को यहाँ पे स्टार और हैश लगा दिया गया। दिस इज कॉल्ड CRC। ये कहां पे जाएगा? इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेलर बोलते हैं। बाद बाकी ये सारी इतनी चीजें यहाँ पे हैं ही। और उसके बाद जब ये डेस्टिनेशन पे, ये कहां पे हो रहा है ये सारा काम? सोर्स पे हुआ। और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो डेस्टिनेशन भी इतने सारे चीजों का, ये जो डेस्टिनेशन पे भी यहाँ पे ये लगा हुआ है स्टार और हैश। ठीक है, ये जो CRC यहाँ पे लगा हुआ था वो अभी भी वैसा ही है। डेस्टिनेशन क्या करेगा, इतने डेटा को फिर से एल्गोरिदम से पास करवाएगा, फिर से सेम एल्गोरिदम से
सेम एल्गोरिदम से इस डेटा को, इतने डेटा को पास करवाएगा और देखेगा कि भाई आउटपुट क्या है। आउटपुट अगर उसका भी स्टार हैश आया और मैच करने के बाद आउटपुट दोनों का सेम रहा, मतलब वो समझ जाएगा कि डेटा जो भेजा गया था एग्जैक्ट वही डेटा हमारे पास पहुंचा है। अगर डेटा में थोड़ा भी चेंज होता तो इसके एल्गोरिदम यहाँ पे जब कैलकुलेट किया गया है सीआरसी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू स्टार और हैश सेम एज द सोर्स नहीं आता, क्योंकि सोर्स पे जो डेटा है उसी से कैलकुलेट किया गया है। और डेटा में अगर चेंज आ जाएगा तो चेंज होने के बाद तो सेम एल्गोरिदम से सेम वैल्यू नहीं आएगी ना। अगर मान लो 2+2+3 जा रहा है ये इंफॉर्मेशन और इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया गया है 7 लिख दिया गया है। अब जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो ये डेटा 2+2+3, यहाँ पे थोड़ा सा इस एग्जांपल में अलग सा है। अगर यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर देंगे, मान लो इसको हमने चेंज कर दिया, तो अब तो 7 नहीं आएगा ना आउटपुट, अब कुछ और ही आएगा, अब 6 आ जाएगा। पहले क्या आया था? 7 आया था, तो ये 7 अटैच कर दिया। अब यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो जब इसको मैच किया गया सीआरसी को तो ये गलत आया, मैच नहीं हुआ। इसका मतलब इस डेटा को रिजेक्ट करो, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सब कोई समझ रहे हो? यस यस। अब आप मैथ्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया तो थोड़ा सूट नहीं किया। आप बोलोगे कि भाई 7 तो हम फिर भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 कर देंगे, 3+3 6 और 1 7 हो जाएगा। वो चीज नहीं, मेरे समझाने का मतलब था कि अगर डेटा में कुछ चेंजेस होती हैं, ठीक है, जैसे हाउ आर यू है, हाउ आर यू यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ आर यू के बदले हाउ आर दे कर दे कोई बीच में, तो यहाँ पे दे अगर हो जाएगा तो फिर उसकी कैलकुलेशन का रिजल्ट तो डिफरेंट आएगा ना जो पहले आया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स को देख के आप मत चलो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि अगर डेटा में थोड़ा भी चेंज आया तो उसका कैलकुलेशन फिर डिफरेंट हो जाएगा जो शुरू में कैलकुलेशन था उससे, तो फिर डेटा को करप्ट माना जाएगा और डेस्टिनेशन बोलेगा कि भाई डेटा नहीं पहुंचा है या डेटा करप्ट पहुंचा है, फिर से डेटा भेजो। इस बात को समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये चीजें होती हैं सीआरसी। सर सीआरसी कोई हैमिंग कोड बोलते हैं क्या? क्या? सीआरसी कोई हैमिंग कोड बोलते हैं? भाई उस नाम से मैंने कभी नहीं सुना है, कहा भी जाता होगा तो आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट। नहीं सर, सीआरसी कैलकुलेट करते थे ना हम, तो उसमें हैमिंग कोड के नाम से आता था, नहीं लगा। हो सकता है। अब एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईथरनेट, it is simple to understand and implement, its maintenance is easy, it is cheap। तो ये सब अब मैं नहीं बताने जाऊंगा, ये सब खुद देख लेना। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना मुझसे। लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग ईथरनेट, इसमें अब ये आप लोग खुद देखोगे, जितना मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया। तो अब आज हम लोग फिर से नए टॉपिक पे जाएंगे और वो नया टॉपिक है डिवाइसेस। तो अब हम देखेंगे हमारे 3 डिवाइसेस जनरली हम लोग, आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में बाद में, मतलब इसको यूज करोगे, नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं बेसिकली राउटर्स और स्विचेस। अब तो यूज नहीं होता, पहले हब्स भी यूज होते थे। तो इन डिवाइसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझनी चाहिए। इन डिवाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको प्रॉपर वे में रट भी जाना चाहिए और समझ के रटना चाहिए।
तो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको याद रखना चाहिए, वो मैं पहले बोल देता हूँ, लेटर आई विल एक्सप्लेन देम। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे छोटे हब्स देखे होंगे आप लोगों ने, कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं, जनरली 8 पोर्ट के होते हैं ये। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसमें पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम केबल्स अटैच करते हैं, RJ45 केबल्स अटैच करके डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। दिस इज अ हब। ठीक है, फिर हब के बाद कुछ स्विचेस भी होती हैं। तो जनरली ज्यादा बड़ा होता है, वो तो हब था 8 पोर्ट वाला। स्विच होता है, स्विच में भी पोर्ट्स लगे होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स हब के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेंगे आपको, 12 पोर्ट का, 24 पोर्ट का, 48 पोर्ट का, एंड सो ऑन। इसमें भी, इसके थ्रू भी हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर ये भी हो गया, तो फिर राउटर्स भी होते हैं। राउटर्स को जनरली एक सर्कल से इंडिकेट किया जाता है, और राउटर से भी में भी पोर्ट्स होते हैं, राउटर्स में भी पोर्ट्स होते हैं, और उन पोर्ट्स से हम हब्स या स्विचेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हब या एक स्विच को कनेक्ट किया, और इनसे डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ एक स्विच हमने कनेक्ट कर दिया, और फिर इनसे अलग अलग पीसी या जो भी नेटवर्क डिवाइस हो वो सारा कनेक्ट करते हैं। इस पोर्ट से भी एक हब या एक स्विच कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और उससे भी फिर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो भाई अब ये चीज तो ठीक है, हब से भी हमने डिवाइस को कनेक्ट किया, स्विच से भी डिवाइस को कनेक्ट किया, और राउटर से भी डिवाइस को कनेक्ट करना है। तो भाई कब किस चीज का यूज करना है ये आप लोग धीरे धीरे समझोगे, लेकिन अभी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस चीज को देख लो। तो इट हैज अ सिंगल कोलिजन डोमेन। हब की बात करें तो हब में सिंगल कोलिजन डोमेन है। अब सिंगल कोलिजन डोमेन और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है और ये कोलिजन डोमेन है। तो ये क्या चीजें होती हैं, क्यों हम इसको सिंगल इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, और राउटर के लिए क्यों हम मल्टीपल यूज करते हैं? गेटिंग माय पॉइंट? ये सारा चीज आप लोग धीरे धीरे समझोगे जब इन चीजों को समझाऊंगा। इट वर्क्स एट लेयर 1, ये चीज याद रखना। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इसमें से ये डिवाइस कहाँ पे काम करता है? इट वर्क्स एट द फिजिकल लेयर, HUB, हब। तो बात आ गई कि भाई डिवाइस तो एक लोहे का होता है या मेटल का एक डिवाइस होता है, और उससे कनेक्ट होते हैं कुछ डिवाइसेस, उसके थ्रू कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। ये मान लो हब है, और एक स्विच ले लो, उसमें ज्यादा पोर्ट डाल दो, और इसके थ्रू भी सेम वही काम करो जो काम हब से करवा रहे थे। आ रही बात समझ में? दिस इज अ स्विच एंड दिस इज अ हब। और अगर स्विच के बारे में बोलो तो इट वर्क्स एट लेयर 2, इट इज अ लेयर 2 डिवाइस। ठीक है, और राउटर से भी कनेक्ट ही किया जाता है डिवाइसेस को, तो इसको लेयर 3 डिवाइस कहते हैं। तो आखिर क्या बात है, व्हाट इज द सीक्रेट?
behind saying that it works at layer 1, it works at layer 2, and the router works at layer 3. ठीक है, तो इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे. It is used to connect devices in the same IP network. इस चीज को भी डिवाइस मतलब डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोगों ने एक जगह पे लिस्ट कर लिया है इनको, ताकि जब आपको रिवाइज करना हो या जब आपको कुछ भी करना हो तो आप इसको ये एक ही जगह से देख सकते हो. अब यहाँ पे बात आई स्विच के बारे में. इट हैज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा? बाय डिफॉल्ट मतलब switches have a single broadcast domain by default, but we can have multiple collision domain, multiple broadcast domain by creating VLANs. ये सारी चीजें आप लोग एक एक करके देखोगे और समझोगे, लेकिन अभी जस्ट लिस्ट कर रहा हूं. अब VLAN क्या होता है ये आगे हम लोग बनाना सीखेंगे. तो सबसे पहले हमें एक एक करके इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझनी है. तो चलो देखें. हब्स. हब्स में क्या है? हब में देखो, एक हब है उसमें 3-4 पोर्ट्स हैं. यहाँ पे 3-4 पोर्ट्स ही दिखाया गया है. इसमें 3-4 पोर्ट ही दिखाया है. 8 पोर्ट का समझ लो होता है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए 3 ही पोर्ट दिखाया गया है. और यहां से इसी से जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन डिवाइसेस का आईपी एड्रेस क्या है? इन डिवाइस का एक का आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, दूसरे का है 10.0.0.2, तीसरे का है 10.0.0.3. उनका मैक एड्रेस क्या है? ए मतलब लेयर 2 एड्रेस. ये लेयर 3 एड्रेस है. आईपी एड्रेस इज द लेयर 3 एड्रेस and the MAC address is the layer 2 address. Getting my point? So 3 devices have been connected using a hub. अब सबसे पहली बात यहाँ पे आ रही है कि डिवाइस 1 से मतलब 10.0.0.1 से क्या किया गया? पिंग किया गया. मतलब लास्ट वाले डिवाइस मैं खुद से बनाता हूं फिगर, क्योंकि ऑलरेडी बनाए हुए फिगर को समझाना मुश्किल होता है. 1 सेकंड के लिए होल्ड करना, मैं आ रहा हूं. मैं खुद से बना के समझाऊंगा.